हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे लाइव स्टॉक असिस्टेंट के बारे में। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। मॉड्यूल पेपर फर्स्ट रहने वाला है। बहुत ही जबरदस्त क्लास में आप सबका स्वागत है। तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। तमाम विद्यार्थी जुड़ जाओ, फिर अपन क्लास को विधिवत रूप से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी देंगे, बाद में अपन विधिवत क्लास के माध्यम से आज 50 क्वेश्चंस बहुत ही शानदार जबरदस्त करने वाले राजस्थान जीके से। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाले, ठीक है। तो तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़ जाओ। आपके लिए एक शानदार भाई जानकारी रहने वाली। क्या जानकारी है आपको अभी बताएंगे। जल्दी से तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास में जुड़ जाए। तमाम विद्यार्थी एक बार शेयर करके आ जाए वीडियो को, फिर अपन क्लास को विधिवत रूप से स्टार्ट करते हैं। क्लास के अंदर क्या जानकारी रहने वाली है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित जो पशुधन सहायक भर्ती जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट है, उनके बारे में नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ई बुक का हमने परचेज करने के लिए व्हाट्सअप नंबर जारी कर दिया, और व्हाट्सअप के जरिए ही आपको ई बुक परचेज करवा रहे हैं। तो बहुत ही शानदार ई बुक है, आप इसे परचेज जरूर करना। इसकी फीस मात्र 49 रुपये। ज़्यादा पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल 49 रुपये में आपको केवल व्हाट्सएप के जरिए ही आपके घर पर मतलब ई बुक भेज दी जाएगी। मतलब एक प्रकार के नोट्स है। कोई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि ई बुक्स के अंदर क्या है। हमने अलग अलग फाइलों को इसी प्रकार के मैनेज किया और उसी को आपको ई बुक मतलब व्हाट्सएप के जरिए भेज देते हैं, इसी नंबर के माध्यम से। ये देख लीजिए, ये नंबर, इसी नंबर के माध्यम से आपको भेजते हैं। तो आपको इसी नंबर के माध्यम से क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। तमाम विद्यार्थी कहते हैं कि हम किस पर कॉल भी करते हैं, अलग अलग हमारे नंबर है उस पर, लेकिन उस पर आप कॉल करने से पहले आप इस नंबर पर मैसेज कर लो, ताकि आपको अपन ई बुक परचेज करवा सके। तो तमाम विद्यार्थी इस नंबर पर आप मैसेज करोगे, तब जाके आपको ई बुक परचेज हो पाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहने वाला, 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का समावेश है। और कितनी फीस कितनी है, सिर्फ 49 रुपये। क्या रहने वाला ई बुक के अंदर, ये भी आपको जानकारी देंगे। बहुत ही शानदार जानकारी क्या है कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान जिसके 500 न होकर अब कितने कर दिए, 700 क्वेश्चंस कर दिए। अब राजस्थान सामान्य ज्ञान के 200 क्वेश्चंस और ऐड गई है। ये 500 क्वेश्चंस तो पहले थे ही, लेकिन 200 क्वेश्चंस को और ऐड करके न्यू राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग हमने 700 की पीडीएफ बना दी अब। और राजस्थान का करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चंस, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के 100 क्वेश्चंस, दैनिक विज्ञान के 200 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस और पशुपालन के 500 क्वेश्चंस, ऐसे मिला के 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपको ई बुक के अंदर देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार ई बुक है। तमाम विद्यार्थी जो परचेज करना चाहता है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना। आज के खास मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास को फिर अपन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ई बुक के लिए आप मैसेज कर लेना, आपको ई बुक भेज देंगे। ज़्यादा आपका समय वेस्ट न करते हुए अपन क्लास को विधिवत आगे बढ़ाते हैं। क्या बताया जा रहा है कि मंजिल उनको नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उनको मिलती है जिनको जिद पर अड़े होते हैं। मतलब मुझे नौकरी पाना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, किसी भी कंडीशन में मेरे को आगे जाना है, तो वही लोग आगे जा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो मंजिल देखते हैं, कि ख्वाब देखते हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम मतलब उसके अंदर सफलता हासिल कर लेंगे। ख्वाब देखने से बेहतर है कि आपको कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। कठिन परिश्रम ही आपकी वो कहते हैं सफलता की कुंजी होता है। तो आपको मेहनत पर विश्वास करना चाहिए, तब जाके सफलता आपके हाथ में लगेगी, ठीक है। पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चंस आज की क्लास आपको बता दें तो इसके अंदर कॉमनली मतलब सवाल अलग अलग हिसाब से नहीं है। इस हिसाब से मतलब राजस्थान को क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि राजस्थान का पोर्शन सबसे ज़्यादा है। इसी प्रकार से अपन रेगुलर कंटिन्यू क्लासेस चलाएंगे। जो राजस्थान का पोर्शन सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें पॉलिटी के भी क्वेश्चंस रहेंगे और मतलब मिक्स में क्वेश्चंस आते रहेंगे, जो भी कॉमनली सवाल बनाए हैं। तो इसी प्रकार से राजस्थान जीके को मेनली अपन फोकस करते हुए इस क्लास को आज से स्टार्ट करते हैं। और रेगुलर आपको 7-8 क्लासें इसी प्रकार से रेगुलर आती रहेगी। इसलिए तमाम विद्यार्थी आज भी चैनल को, जिस पर नए बच्चे हैं तो वो चैनल को आज ही सब्सक्राइबर कर ले और लाइक के साथ अपनी एंट्री को बहुत ही शानदार तरीके से आज ही शुरुआत करें और विधिवत क्लासें के अंदर पढ़े, ठीक है। पहले भी हमने खूब क्लासें लगाई, लेकिन इस क्लासों के अंदर ऐसी सीरीज रखी जो राजस्थान जीके को मतलब थोड़ा ज़्यादा रखा, ताकि क्या है कि एलएसए के कई बच्चों को जीके का पोर्शन कमजोर है। तो उसी अकॉर्डिंग हमने मांग भी थी कि बच्चों की सर के जीके की क्लास लगाओ। तो इस हिसाब से आपको जीके की भी क्लास आज से विधिवत स्टार्ट की है। तो आप तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़ो और रेगुलर पढ़ो। अब पहले ही क्वेश्चंस की और आंसर आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। पहले ही क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, जबरदस्त।
क्या बताया जा रहा है कि यूनेस्को ने राजस्थान के से जो किले या दुर्ग है वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल कौन कौन से हैं। जो से दुर्ग है वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल कौन कौन से हैं। जल्दी से देख के राइट आंसर बता देना आपको। राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखना है। यूनेस्को की सूची में राजस्थान के 6 दुर्ग है जिनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया गया। कौन कौन से दुर्ग है आपको पता होना चाहिए। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको आंसर के लिए टाइम दिया जाएगा, आप आराम से आंसर को कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन ये दुर्ग है जो राजस्थान में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इनको कब शामिल किया गया? 2013 में। 2013 में किया था शामिल, ठीक है। जंतर मंतर को 2010 में किया था और जयपुर का परकोटा को 2019 में किया, कालबेलिया को 2010 में किया। इसी प्रकार से विश्व धरोहर की सूची में अलग अलग हमारे राजस्थान से आपको सभी के मतलब क्षेत्र के विशेष के नाम भी आने चाहिए और कब इनको मतलब लागू किया गया ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो तमाम विद्यार्थी इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार। ये महल जो मानव द्वारा नहीं पुरुषों द्वारा बनाए गए लगते हैं, उक्त कथन में रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा है? बिल्कुल, आज की क्लास तो मतलब ऐसे मानो कि बहुत ही शानदार और एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपके करवाए जाएंगे। बहुत ही शानदार सीरीज बनाई है और रेगुलर आप क्लास में जुड़ो, आपको प्रतिदिन बहुत ही शानदार क्वेश्चंस की मतलब वो जे रहती है, मतलब थ्योरी के साथ भी थोड़ा बहुत करके ऐड करके पढ़ाएंगे और एमसीक्यू के माध्यम से भी आंसर बताते रहेंगे ताकि आपको मतलब एक ही क्लास में आपको पूरी क्लास विधिवत रूप से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको रेगुलर जुड़ना है, ठीक है। तो अब इसका राइट आंसर बता सकते हो आप। बूंदी के दुर्ग को बताया गया, बूंदी के दुर्ग को ये बताया गया है ये मानव द्वारा नहीं पुरुषों द्वारा बनाए गए लगते हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में बताया? तो बूंदी दुर्ग के बारे में बताया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस रहने वाला है कि राजस्थान में किस किले को इस्लामी संत मालिक शाह की मकबरा, भाई मालिक शाह का मकबरा कहाँ है? राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मालिक शाह का जो मकबरा है वो कहाँ पर है राजस्थान के अंदर, ये बताना है। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। जालोर में, बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हो, तमाम बच्चे राइट आंसर बता रहे हैं। जालोर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5-5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, वो किला कौन सा है? किले का नाम बताओ जो कितने बार, 5-5 मतलब 5 बार उन्होंने चढ़ाई की। कौन था? अंग्रेज लॉर्ड लेक था जो अंग्रेज शासक था जिन्होंने किले पर 5 बार चढ़ाई की लेकिन वो फिर भी असफल रहा। ऐसा कौन सा किला अपने राजस्थान का? जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो। मांडलगढ़ का जो किला था जो भीलवाड़ा के अंदर, ये किले के अंदर 5-5 बार चढ़ाई की लेकिन लॉर्ड लेक असफल रहा। मांडलगढ़ का किला, ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नहीं जी, इसका आंसर बिल्कुल ये लोहागढ़ होगा क्योंकि लोहागढ़ ही राइट आंसर होगा। मैंने गलती से फोर्थ ऑप्शन की ओर आगे बढ़ गए, लेकिन इसका लोहागढ़ भरतपुर ही राइट आंसर होगा क्योंकि लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई तो लोहागढ़ भरतपुर के लिए असफल रहा था। यही आंसर राइट होगा, बिल्कुल कोई आपको जल्दबाजी नहीं करेंगे। राइट आंसर ही इसका सेकेंड ऑप्शन होगा। बिल्कुल आपको दूसरे कोई राइट आंसर बताना है, ठीक है। लॉर्ड लेक था वो 5 बार चढ़ाई की थी, कहाँ पर? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर अंग्रेज जनरल था लॉर्ड लेक। ध्यान में रखेंगे, तमाम बच्चे ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस ये भी। क्या बताया जा रहा है, गुब्बारा, नुसरत और नागबली और गजक नामक क्या है भाई? ये गुब्बारा क्या है, नुसरत क्या है, नागबली क्या है, गजक क्या है, ये तमाम अलग अलग जो दे रखे हैं किसके नाम हैं? क्या मारवाड़ के ठिकाने वस्त्रों के नाम हैं, मारवाड़ की प्रचलित मिठाइयाँ हैं, या मारवाड़ की प्रचलित राजस्व वसूली है, या जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है?
आपको तो प्रश्न देखते ही पता लग गया क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बन चुका है। तो जोधपुर के तोपों के नाम है, क्या है? जोधपुर की तोपों के नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक। ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ किसे कहा जाता है भाई? प्रथम विजय स्तंभ। विजय स्तंभ तो कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर है, लेकिन प्रथम विजय स्तंभ किसे कहा जाता है, किस दुर्ग को कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो ब्याना दुर्ग भरतपुर, ब्याना दुर्ग भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर बताओ तमाम विद्यार्थी, राइट आंसर बताओ। बहुत ही बेहतरीन क्लास में तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है और बहुत शानदार क्लास में तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास को सब्सक्राइबर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया, आप क्लास के अंदर विधिवत आना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइबर जरूर करें और अपने साथियों तक भी शेयर जरूर करें। इस चैनल के माध्यम से आपको LSA पशुपालन के लिए और वेटनरी साइंस का जितना भी पोर्शन रहता है हम टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप कम्युनिटी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम हुआ उस पर भी अपन टाइम पर मतलब आपको अच्छी प्रकार से जानकारी देते रहते हैं और नोट्स वगैरह उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो तमाम विद्यार्थी हर सोशल मीडिया साइट पर जुड़ सकता है और आराम से अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ सकता है। ठीक है, अब इसका राइट आंसर बता सकते हो आप। दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 7वें का राइट आंसर हो जाएगा विमल शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था। दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। अच्छा क्वेश्चंस था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसकी निर्माण में पानी की जगह घी इस्तेमाल कर दिया गया? मतलब पानी की जगह सुनाई के लिए घी का इस्तेमाल किया निर्माण के लिए। ऐसा कौन सा मंदिर है? बहुत ही शानदार मंदिर है, इसके बारे में भी प्रश्न खूब बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भांडासर का जैन मंदिर जो बीकानेर के अंदर है, ये इसका राइट आंसर होगा। 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई भांडासर का जैन मंदिर जो बीकानेर के अंदर है, इनका घी की जगह मतलब पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया सुनाई के रूप में। अच्छा क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चंस कि हवा महल की डिजाइन किसने तैयार की भाई? हवा महल की डिजाइन किसने तैयार की है? राइट आंसर आपको बताना होगा। हवा महल की डिजाइन किसने तैयार की? लाल चंद उस्ता ने। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? स्वैप प्रताप सिंह ने। कब करवाया था? 1799 ईस्वी में करवाया था। 1799 ईस्वी में करवाया था स्वैप प्रताप सिंह ने हवा महल। 5 मंजिला अलग अलग मंदिर को अलग अलग नाम से भी जानते हैं, तो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, हवा मंदिर, प्रकाश मंदिर, इसी प्रकार से इसकी 5 मंजिलें भी है, ये भी ध्यान में रखना। और खिड़कियाँ और झरोखे के लिए भी प्रसिद्ध है। 953 और 351 की थी वो झरोखे और खिड़कियों, उनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। मुगल, यूरोपियन और राजपूत स्थापत्य कला को अद्भुत समन्वय हेतु मेहमानबाजी के लिए जो मुबारक महल बनाया गया वो राजस्थान में कहाँ पर बनाया गया? मुबारक महल बनाया गया, किन के लिए बनाया गया? जो मुगल शासक होते थे वो आते थे, या यूरोपियन जो जहाँ के अंग्रेज शासक थे वो आते थे, या राजपूत जो भी बड़े बड़े राजपूत राजा थे वो भी आते थे। स्थापत्य कला की अद्भुत समन्वय को मेहमानबाजी मतलब गप्पेबाजी लगाई जा सके और वहाँ पर बातें की जा सके, इसके लिए मुबारक महल बनाया गया। राजस्थान के अंदर कहाँ पर बनाया गया? ये राइट आंसर बताना होगा आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। बिल्कुल जयपुर के अंदर ही बनाया गया मुबारक महल। ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। इनका निर्माण किसने करवाया था? कब निर्माण करवाया था? किन की याद में करवाएगा? सारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखो ताकि आपको पता लगे कि हकीकत में हमारी तैयारी कितनी है, हम किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार से थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ोगे तब जाके एग्जाम में कहीं न कहीं सवाल बैठने की संभावना रह जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। बूंदी के अंदर है 84 खंभों की छतरी।
अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चंस है कि सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेलियाँ राजस्थान के किस जिले में हैं। जिला कौन सा है जिसका सालिम सिंह की हवेली है और नथमल की हवेली है, राजस्थान के कहाँ पर स्थित है भाई, जैसलमेर में। बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हो, जैसलमेर के अंदर है सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवा की हवेली। पटवा की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, गुमान चंद ने करवाया था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। और जैसलमेर को मतलब हवेलियों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और जरोखों की नगरी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन जाते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है भाई, देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री पर है भाई भारत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री पर देशांतरीय विस्तार है, 30 डिग्री। अच्छा क्वेश्चंस है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला जो भारत के संविधान के लिए देशी रियासतों में महिला का प्रतिनिधित्व किया भाई, देशी रियासतों के लिए महिला का प्रतिनिधित्व किया भारत के संविधान में। तो एनी मास्करीन ये थी जो देशी रियासतों में प्रतिनिधित्व किया, देशी रियासतों का। ठीक है, महिला प्रतिनिधित्व के रूप में अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छा क्वेश्चंस है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कि किसने भारतीय संविधान सभा में सलाइमान राष्ट्र कहा गया भाई। सलाइमान राष्ट्र किसे कहा गया है, भारतीय संविधान में सलाइमान राष्ट्र किसे कहा जाता है। आपका पॉलिटी भी सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनने की संभावना रह सकती है। 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है भारतीय संविधान को सलाइमान राष्ट्र कहा गया है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कि मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है भाई। मूल भारतीय संविधान है वो किसके द्वारा हस्तलिखित है, किसके द्वारा बनाया गया भाई। 16वें का राइट आंसर बताना आपको। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा मूल भारतीय संविधान को बनाया गया। किसने, प्रेम नारायण रायजादा द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा ये भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया गया, मतलब उनके द्वारा लिखा गया। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। प्रांतों में द्वैत अधिनियम की मतलब अधिनियम कब आया, प्रांतों के अंदर द्वैत शासन में इनकी अधिनियम कब लागू किया गया, इसके बारे में बताना आपको। तो 70वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही राइट होगा 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छा क्वेश्चंस आया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, राइट आंसर बताओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 7 सदस्य थे अलग अलग, तो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। मतलब केंद्र में द्वैत अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, इसके बारे में बताना आपको। राइट आंसर क्या होगा, 19वें का राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935 इसके अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि निम्न में से कौन जो भारत के संविधान के विशेषताओं के लिए जो नहीं है, भारतीय संविधान में विशेषताओं का लिए मतलब मूल अधिकार के रूप में नहीं है जो। राइट आंसर बताओ जल्दी से देखकर कि प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा नहीं है। प्रत्येक नागरिक को रोजगार नहीं, मतलब उनको रोजगार की सुरक्षा नहीं दी जा सकती। तो इसी प्रकार से ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। बाकी ये प्रजातांत्रिक पद्धति है, मूल अधिकार का कर्तव्य है और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तीनों राइट आंसर है। इसका ग एक गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन से बहुत ही बेहतरीन है भाई। किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और निरपक्षता का अखंडता के शब्द जोड़े गए। ऐसे शब्द कब जोड़े गए कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के शब्द जोड़े गए, किस संविधान संशोधन में और कब जोड़े गए। 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21वें का राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1977।
42वें संविधान संशोधन हो जाएगा 1977 के अंदर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चंस है कि प्रारूप समिति में कांग्रेस के सदस्य कितने थे। प्रारूप समिति में कांग्रेस के सदस्य कितने थे। 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो सदस्य थे कांग्रेस के। कांग्रेस के कितने सदस्य थे, 2 प्रारूप समिति में। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या करा, ये भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छा क्वेश्चंस है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया और आत्मनिर्भर कब किया गया भारतीय संविधान को, ये ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चंस है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा राइट आंसर होगा भाई गो ऑप्शन हो जाएगा कि 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो राजस्थान के आगे, मतलब ऐसा है कि ये इसे आज अपने को मतलब मिक्स क्लास बनी है। जैसे पॉलिटी के भी ऐसे सवाल आ सकते हैं, मतलब साइंस के भी आ सकते हैं, या और भी मतलब राजस्थान की संपूर्ण मतलब जीके से अकॉर्डिंग आ सकते हैं। मतलब जीके ओवरऑल सबसे ज़्यादा रहेगा, तो इसी प्रकार से आपको क्लास को मेंटेन किया है। ठीक है, तो राजस्थान में दानसन चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है। दानसन चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो सुजानगढ़ चूरू के अंदर। दानसन चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है, सुजानगढ़ चूरू के अंदर है। आगे देखो एक जानकारी दे रखी है आपके लिए, पहले ही आपको जानकारी दे दी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ई बुक परचेज करना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर लेना, आपको ई बुक परचेज करवा देंगे सिर्फ 49 रुपये में। और राजस्थान के सामान्य ज्ञान के 500 नहीं अब 700 क्वेश्चन कर लिए, करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चन, राजस्थान राज्य व्यवस्था 100 क्वेश्चन, दैनिक विज्ञान 200 क्वेश्चन और कंप्यूटर 100 क्वेश्चन और पशुपालन 500 क्वेश्चन, ऐसे मिला के पूरी मतलब इस प्रकार से आपको ई बुक को बनाया गया है। बहुत ही शानदार ई बुक है, आप एक बार परचेज करना, आपको बाद में पता लगेगा कि हकीकत में ई बुक में अच्छा कंटेंट है और हमारे एलएसए के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद मतलब ई बुक रहने वाली है। तो इसी प्रकार से आपको मैसेज करके बताना है, ठीक है, तो आपको वहाँ से परचेज करवा देंगे। ये एक ऐसा किला है जिस पर दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। हसन निजामी ने किस कथन मतलब किस दुर्ग के बारे में ये कथन कहा गया है। हसन निजामी ने कहा है कि ऐसा कौन सा किला था जिनका दरवाज़ा कोई नहीं खोल सका, मतलब आक्रमणकारी जो भी आया वो कोई दरवाज़ा नहीं खोल सका, ऐसा कौन सा किला था। 25वें का राइट आंसर हो जाएगा जालोर का किला। कौन सा, जालोर का किला था जिस पर आक्रमणकारी आए गए। हसन निजामी ने इसके बारे में बताया कि कोई आक्रमणकारी दरवाज़ा खोल नहीं पाया। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है कि मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले ने एक कोर्ट का निर्माण करवाया जिसका नाम मुस्तफाबाद रखा। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाया जिसका नाम मुस्तफाबाद रखा, इसके बारे में बताओ। राइट आंसर हो जाएगा गागरोन। गागरोन में ही करवाया था, गागरोन दुर्ग के अंदर मुस्तफाबाद के नाम से एक कोर्ट का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका तीसरा राइट होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ध्यानपूर्वक देख के राइट आंसर बताओ। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को। ठीक है, 5 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन। ये देखो साइंस के भी ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ये पर्यावरण दिवस के इकोलॉजी के सवाल आते हैं। तो इसी प्रकार से मतलब क्लास के अंदर सारा मेंटेन करके बहुत ही शानदार क्लास को बनाने की कोशिश की है। और रेगुलर जुड़ोगे, ऐसे क्वेश्चनों को करोगे तो एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं और आपके भी आने की संभावना 100% रहेगी। तो आपको रेगुलर क्लास में जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि आपको क्लास में रेगुलर पढ़ सको और रेगुलर क्लास आपके पास आ सके। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आपके पास हर समय जब भी क्लास आए तब नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, रेड डाटा बुक में शामिल कौन है भाई, कौन सी प्रजाति है जो रेड डाटा बुक के लिए सम्मिलित है। सुबेद जीव, संकटाग्रस्त प्रजाति या आपत्तिग्रस्त प्रजाति या ये सभी। रेड डाटा बुक के लिए आपको बताना 28वें का राइट आंसर बताएंगे। तो संकटाग्रस्त प्रजाति है वो रेड डाटा बुक के लिए सम्मिलित है, ये इसका राइट आंसर होगा। ख इसका राइट आंसर बैठ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था।
अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है कि ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन रोकथाम के लिए केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिसंबर 2009 में आयोजित कहाँ पर किया गया। ये पुराने जीके के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जिस समय जलवायु परिवर्तन हुआ था उस समय का क्वेश्चंस आया है, तो बहुत ही शानदार। इसके बारे में भी राइट आंसर बता सकते हैं आपको, तो राइट आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन में जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन से देखो बहुत ही बेहतरीन है भाई, साइंस से क्वेश्चंस है कि वर्षा में जल का पीएच जो अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है, मतलब अम्लीय वर्षा के सूचक के रूप में पीएच के रूप में मानी जाती है। राइट आंसर बताओ, वर्षा के जल में कौन सी पीएच जो अम्लीय वर्षा के सूचक के रूप में मानी जाती है। पीएच 7 से कम, क्या 6.2 से 6.9 या 5.6 से कम या 8.2 से अधिक। अम्लीय वर्षा का सूचक किससे पीएच से कम माना जाएगा, जब अम्लीय वर्षा का सूचक के रूप में मतलब इसका मान होगा। 30वें का राइट आंसर हो गया 5.6 से कम, मतलब इसके अंदर ऐसा पीएच रहता है, जैसे कि ये देखो आपको पीएच एक बता देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 रहता है, यहाँ पर 14 पीएच रहता है, यहाँ पर 7 पीएच रहता है, मतलब इससे कम की ओर आना मतलब क्या है, अम्लीय। कौन सा, अम्लीय। और 7 से अधिक की ओर जाना मतलब क्या है, क्षारीय। क्या है, क्षारीय। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, 7 से कम की ओर आना मतलब अम्लीय, 7 से अधिक की ओर आना क्षारीय। मतलब ये कितना बता रहा जा रहा है कि 5.6 बता रहा है, मतलब क्या है, अम्लीय, मतलब कम की ओर आ रहा है। और 7 पर क्या रहता है, उदासीन रहता है। और 7 पर और 14 पर क्या रहता है, क्षारीय रहता है। और 0 पर सबसे कम अम्लीय, मतलब सबसे ज़्यादा अम्लीय की मात्रा इस पर देखी जाएगी, मतलब 7 से बढ़ते बढ़ते सबसे कम की ओर 0 पर रह जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको पीएच को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, साइंस से अच्छा क्वेश्चन आया है कि कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। भाई ओजोन क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन या अमोनिया। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो गैस ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसे बोलते हैं CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन गैस के लिए उत्तरदायी गैस मानी जाएगी। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। साइंस के तो बहुत ही बेहतरीन सवाल आ रहे भाई, बहुत ही शानदार, एग्जाम में आने लायक सवाल है ऐसे क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सी गैस जो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। भाई ग्रीन हाउस गैस के रूप में कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस हो जाएगी। जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस रह जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती है। ठीक है, CO2 बोलते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चंस है कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। भाई अम्लीय वर्षा जो अम्लीय वर्षा होती है, जो पहली दूसरी बार जो वर्षा रहती है वो अम्लीय वर्षा मानी जाती है। मतलब सर्वप्रथम जो बारिश होती है उस समय मतलब अम्लीय वर्षा के रूप में होती है, जिसके कारण मतलब संगमरमर वो कहते हैं कि ताजमहल का जो वांप से भी वो अम्लीय वर्षा के कारण उसका मतलब कलर है वो फीका पड़ रहा है, मतलब कलर में क्या आ रही है, मतलब वहाँ की मतलब वो धुनाई हो रही है पानी के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। 33वें का राइट आंसर बताना है आपको। तो सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल सल्फर डाइऑक्साइड होता है इनका जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है कि मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। मरु महोत्सव 34वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर के अंदर। मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर के अंदर। और थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बाड़मेर के अंदर। अलग अलग प्रकार से महोत्सव होते हैं या उत्सव होते हैं, तो वो अलग अलग मतलब जिलों के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। थार महोत्सव पूछ ले तो बाड़मेर बता देना, मरु महोत्सव पूछ ले जैसलमेर, और ऊंट महोत्सव पूछ ले तो बीकानेर बता देना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है। बाबू महाराज का मेला, ये भी मेले के बारे में ऐसा क्वेश्चंस आ चुका है पहले भी आपके एग्जाम के अंदर।
ठीक है। पुराने पेपर के अकॉर्डिंग ही ये सवाल लाए हैं, जो तमाम जो बार बार एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चनों को आपको करवाया जा रहा है ताकि आपके भी एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चंस हो सके और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस बन सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चंस कैसा आ रहा है मतलब हमारे एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, मतलब बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास के अंदर ऐसे क्वेश्चनों को मेंटेन किया ताकि आपको क्लास के अंदर से भी बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आने की संभावना हो सके। तो 35वें का अब राइट आंसर आप बताएंगे। तमाम विद्यार्थी धौलपुर के अंदर बाबू महाराज का मेला पड़ता है धौलपुर के अंदर। आपने कभी देखा होगा कि हर बार एग्जाम के अंदर ऐसे 10 या 15 क्वेश्चंस रहते हैं, वो मतलब ऐसे कभी आपको पता नहीं लगता कि हमने पढ़ा ही नहीं है और नए क्वेश्चंस लगते हैं, लेकिन नए नहीं होते, वो कहीं न कहीं हमने पढ़ नहीं रखा होता है या पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग पूछा रहता है या ऐसे नए क्वेश्चंस रहते हैं जो आपने कभी देखा ही नहीं। मतलब ऐसे क्वेश्चनों को भी हमने कोशिश की है कि लाए ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा फ़ायदा हो सके। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाले बेणेश्वर जो मेला रहता है वो राजस्थान में कहाँ पर पड़ता है भाई? बेणेश्वर मेला राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर मेला को, जहाँ सोमवाई जाखम का त्रिवेणी संगम भी है डूंगरपुर के अंदर। बिल्कुल डूंगरपुर राइट आंसर बता रहे हो। सोमवाई जाखम का त्रिवेणी संगम है। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में पड़ता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है, बहुत ही ज़बरदस्त। देख लीजिए आपके स्क्रीन पर आ गया भाई। शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि चंद्रभागा प्रसिद्ध मेला कहाँ पर बढ़ता है भाई? चंद्रभागा पशु मेला या चंद्रभागा मेले के रूप में भी जानते हैं, या चंद्रभागा पशु मेला भी है, गोमती सागर पशु मेला भी है। ये जालरापाटन झालावाड़ में राजस्थान के 2 ही ज़िले बढ़ते हैं। मतलब जालरापाटन जो स्थान है वहाँ पर बढ़ते हैं 2 मेले अलग अलग। गोमती सागर पशु मेला है और चंद्रभागा पशु मेला है जो जालरापाटन झालावाड़ में राजस्थान में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है कि धौलागढ़ देवी के मेले का राजस्थान में किस जिले से जुड़ा हुआ है भाई? धौलागढ़ देवी है, उनका मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? मतलब कौन सा जिला है जो धौलागढ़ देवी का मेला है राजस्थान के अंदर, ये बताना है। 38वें का राइट आंसर हो जाएगा अलवर के अंदर। अलवर के अंदर ये भाई धौलागढ़ देवी का मेला। देखो आपने ऐसे सवालों को कई कबार देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, तो ऐसे सवाल आप करने की कोशिश करोगे तो आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताओ। इसके बारे में जोड़ी को सही सम्मिलित करना है। कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है भाई, इसके बारे में बताना है कि मारवाड़ महोत्सव कौन सा जिला है, ऊँट महोत्सव के लिए कौन है, हाथी महोत्सव के लिए कौन है, ब्रज महोत्सव के लिए कौन है। मतलब इसमें से आपको कौन सा सही नहीं बैठ रहा है ये बताना होगा, ठीक है। 39वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रज महोत्सव तो भरतपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर। ये देखो मैंने लिख लिया, भरतपुर के अंदर बढ़ता है ब्रज महोत्सव। बाकी हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर बढ़ता है, ऊँट महोत्सव बीकानेर के अंदर अभी हमने बताया था, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर, और थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर, और मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर। ये तमाम महोत्सव आपके काफ़ी सवाल एग्जाम में आने लायक ऐसे मैंने बता दिया, ठीक है। अब 40वें का राइट आंसर बताएंगे कि कजली तीज, बूढ़ी तीज या बड़ी तीज या बूढ़ी तीज या सातुली तीज, ये अलग अलग प्रकार से नाम रहते हैं। जो कजली तीज को बड़ी तीज भी कहा जाता है, बूढ़ी तीज भी कहा जाता है और सातुली तीज भी कहा जाता है। वो कब मनाई जाती है इसके बारे में बताओ। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बिल्कुल भाद्र कृष्ण तृतीया मतलब भाद्रपद कृष्ण तृतीया, यही राइट आंसर बैठ रहा है। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि झींगा गणगौर राजस्थान के किस मतलब शहर के लिए प्रसिद्ध है भाई? झींगा गणगौर, झींगा पढ़ेंगे, ठीक है, झींगा इसी प्रकार से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से देखो, उदयपुर के अंदर। बिल्कुल। गुलाबी गणगौर कहाँ की है? नाथद्वारा राजसमंद की है। और झींगा गणगौर कहाँ की है? उदयपुर की है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कि अजमेर जिले में कौन सा जो कोडामाल होली के लिए प्रसिद्ध है भाई? अजमेर की कोडामाल होली किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है भाई? किशनगढ़ के लिए, बिनाय के लिए, नसीराबाद के लिए या सांभर के लिए? जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हैं। 42वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिनाय।
बिनाय के अंदर है भाई, बिनाय अजमेर के अंदर। वहाँ की कोड़ा माल होली प्रसिद्ध है। कहाँ की? कोड़ा माल जो होली है वो बिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आया भाई कि सुगंधा दशमी पर्व है भाई, किसके लिए प्रसिद्ध है ये? जसनातियों के लिए, जैनियों के लिए, विष्णुओं के लिए या वैष्णव के लिए? किन के लिए प्रसिद्ध है सुगंधा दशमी पर्व? जैन समाज या जैनियों के लोग रहते हैं या जैन समाज के लोग रहते हैं, वो सुगंधा दशमी पर्व मनाते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि मुसलमान के किस त्यौहार के दिन ताजिए निकले जाते हैं? ताजिए कब निकले जाते हैं? ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। 44वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुहर्रम के दिन। मुहर्रम के दिन ही ताजिए निकाले जाते हैं। अच्छा क्वेश्चंस था, बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध कला इससे किससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? मतलब ब्लू पॉटरी कला थी जो इससे मतलब किससे पूर्व इसके नाम क्या जाना था? मतलब पहले इसका नाम क्या था ब्लू पॉटरी का, ये बताना, ठीक है। 45वें का राइट आंसर बताएंगे। तो कामचीनी के नाम से जानी जाती थी पहले, अब ब्लू पॉटरी के नाम से जानी जाती है। ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पॉटरी जयपुर की प्रसिद्ध है और जयपुर के कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के मतलब जनक कहा जाता है या ब्लू पॉटरी के नाम से ये जाने जाते हैं। ब्लू पॉटरी मतलब कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की और ब्लैक पॉटरी पूछ ले तो कोटा बता देना, ठीक है। ये देखो क्वेश्चंस भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से राजस्थान में ब्लैक पॉटरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? कहाँ पर ब्लैक पॉटरी बनाई जाती है हस्तकला के रूप में? 46वें का राइट आंसर बताना, ब्लैक पॉटरी के लिए कौन है प्रसिद्ध भाई? तो इसका हो जाएगा भाई कोटा और सवाई माधोपुर, 2 जिले होंगे इसमें, कोटा भी है और सवाई माधोपुर के लिए ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कि कुदरत सिंह को राजस्थान के किस हस्तकला के योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुदरत सिंह को राजस्थान के किस हस्तकला योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये देखो मैंने कहा ना कि बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बन चुके हैं, आपके भी एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चंस है। देखो उद्योग इस प्रचार अधिकारी 2018 में और प्रयोगशाला सहायक 2019 में भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो 47वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीनाकारी के लिए कुदरत सिंह राजस्थान में हस्तकला के लिए पद्मश्री सम्मानित है। मीनाकारी के लिए, मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है, ये भी ध्यान में रखें। और मुरादाबादी भी जयपुर की प्रसिद्ध है, पीतल की मुरादाबादी बनाई जाती है। और कपड़ों की सफाई पाली वगैरह इन जिलों में मुख्यतः होती है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे कि मीनाकारी कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके लिए लाई गई? मतलब किसके समय सर्वप्रथम लाई गई थी? जसवंत सिंह, जय सिंह द्वितीय, गज सिंह या जसवंत सिंह या मान सिंह के समय मीनाकारी कला को सर्वप्रथम कब लाया गया? मान सिंह प्रथम के समय, बिल्कुल सही बता रहे हो। मान सिंह प्रथम के समय ही मीनाकारी कला को राजस्थान में सर्वप्रथम लाया गया। अच्छा क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, ज़बरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है कि जिरोही बाडला या गहदा किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं? पैचवर्क, मीनाकारी, ब्लू पॉटरी या जटपटी के लिए जाने जाते हैं? किसके लिए जाने जाते हैं? राइट आंसर बताओ। जटपटी, बिल्कुल जटपटी के लिए, जिरोई, बाकला और गहदा इस उद्योग के लिए जाने जाते हैं, जटपटी के लिए, ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है कि भरत, सूप, हुरम जी और आरी किससे संबंधित है भाई? ये सभी अलग अलग कला हैं। भरत है, सूप है, हुरम जी है और आरी किसके लिए प्रमुख जो कला हैं, जो किन के लिए प्रसिद्ध है? कढ़ाई और पैचवर्क के लिए, कढ़ाई और पैचवर्क के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखेंगे। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन था।
आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। जिन भाई ने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दे, कमेंट प्यारा सा कमेंट लिख ले। आपको कुछ और अलग से पढ़ना है तो उसके बारे में भी कमेंट ज़रूर करें और अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, LSA भाइयों के साथ, और चैनल को एक बार सब्सक्राइबर ज़रूर करें ताकि आपको रेगुलर क्लास मिल सके और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको प्रत्येक दिन क्लास देखने को मिल जाए। इसी प्रकार से आज के लिए यहीं क्लास को समाप्त करेंगे। कल और इसी से भी बेहतर क्लास लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।